जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज हाजिर हैं आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत किया था। वो फार्मूला कुछ ऐसा था, Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। ये कूलम के द्वारा दिया गया फार्मूला था और इस फार्मूला में बेसिकली हुआ ये था कि दो चार्ज को जब आप कुछ दूरी से अलग रखते हो, दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्जों को कुछ दूरी से सेपरेट करते हो, तो इन दोनों चार्जों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स निकालने का ये फार्मूला था। यानी फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा ये निकालने के लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल फार्मूला था। ठीक है, तो अभी जो है हम पहले तो इस फार्मूला पर बेस्ड, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कुछ प्रश्न होगा जो हमें अभी सॉल्व कर लेना है। अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हमें अभी सॉल्व कर थोड़ा सा इस फार्मूला को लेकर के जो भी प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम अपना जो भी आगे का जो है टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है पर बात करें, है ना। तो आइए पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने बोर्ड पर रखा है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो आपके सामने अभी बोर्ड पर रखा हुआ क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको बनाने के लिए आपको कूलम का फोर्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, हमसे क्या चीज मांगा जा रहा है और उसके बाद हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हमारा कैलकुलेशन जो है वो आगे प्रोसीड होगा, आगे बढ़ेगा। देखिए, इसका हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात, इस प्रश्न में आपको जो बोल रखा है वो चीजें आप इसको जो है आप पढ़ सकते हैं, इसको आप पढ़िए। और उसके बाद जो हम डायग्राम बनाएंगे आप देखो कि वो डायग्राम जो है इसके जो क्वेश्चन में कहा गया है क्या उससे मैच खाता है या नहीं, ठीक ना। क्योंकि हमारे लिए फिजिक्स के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो यही है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर दूसरी बात हमसे मांगा क्या गया है, और तीसरी बात हमें यह देखना होता है कि जो दिया है और जो मांगा गया है दोनों को मिक्स करके हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या, है ना। और जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट है, कुछ बाहर से लाना पड़ेगा या कुछ ऐसे हमें याद रखना पड़ेगा, ये तमाम चीजें हमें ध्यान में रखना होता है। उसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। आइए देखते हैं। देखो, पहली बात हमसे बोला है 30 सेंटीमीटर दूरी से हवा में अलग रखे दो आवेश हैं। दो आवेश है, एक आवेश को मान लो आप यहां पे रखो, एक आवेश यहां पे, और दोनों आवेश को जो है ना बोला गया है कि 30 सेंटीमीटर के दूरी से अलग अलग किया गया है। मान लो एक पॉइंट का नाम ए डाल दो, एक पॉइंट का नाम बी डाल दो। तब बी पॉइंट पर दूसरा आवेश को आप रख दो 3 × 10⁻⁻7 कूलम, जो आवेश का वैल्यू दिया है। और पहला जो है पॉइंट यहाँ पर 2 × 10⁻⁻7 कूलम ले लो, ये आवेश भी हमें दे रखा है। तो दोनों चार्ज का वैल्यू हमें दे रखा है और दोनों चार्ज जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी से सेपरेट किया हुआ है। तो हमारा जो इसमें क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो यही है कि बताइए दोनों चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, बल क्या होगा। ये बल का वैल्यू हमसे पूछ रखा है, ठीक ना। तो ये तो आप समझ रहे हो कि चूंकि हमारा यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। कारण यहाँ पर यह है कि दोनों का दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज है। ये भी चार्ज जो है आगे पॉजिटिव नहीं कुछ लगा है तो आप इसको पॉजिटिव समझोगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और ये दोनों जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी से अलग है ना। और ये चार्ज का वैल्यू छोटा है, -7 इसका पावर है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटा है, ठीक ना। तो फोर्स निकालने के लिए बोल रखा है। तो एक बात बताइए, फोर्स का तो हमारा फॉर्मूला है, अगर कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं आप तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या बोला है, K Q1 × Q2 /r²। अगर हम देखें तो हमारे पास ये चार्ज 1 है, इसको आप Q1 बोल सकते हो, ये चार्ज 2 है, इसको आप Q2 बोल सकते हो, और दोनों के बीच का दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप वैल्यू को इस फार्मूला पर रखिएगा तो जितने भी वैल्यू होंगे सभी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके रखना, ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना, ठीक ना। अगर आप चाहे तो उसका ऐसा यूनिट में यहां भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रखा कैसे जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये अपना फॉर्मूला को
आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले वैल्यू रखते हैं, फोर्स हमें निकालना है। के का वैल्यू आपको पता होगा 9 इंटू 10⁹ होता है, ये हमने लिखवाया भी है पिछले क्लास में, आप देखे होंगे। चार्ज वन, कोई भी चार्ज वन मान लो, किसी को भी मान लो, यूनिट हम लास्ट में न्यूटन रख लेंगे क्योंकि ये सब ऐसा यूनिट में है, इसका ऐसा यूनिट में यही वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप 2 गुने 10 के पावर -7 कर लो। दूसरा चार्ज का वैल्यू यहाँ से उठा कर रख लो, 3 गुने 10 के पावर -7 कर लो और डिवाइड बाय, नीचे में है दूरी और दूरी है 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलते हो तो इसको आपको 10 के पावर -2 से गुना करना पड़ेगा या 100 से भागा देना पड़ेगा, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर केवल दूरी नहीं बोला है, बोला है कि दूरी का स्क्वायर लो। अब इन तमाम चीजों को जो आपके सामने आ गया है, अब इसको केवल सिंप्लीफाई कर देना है, सॉल्व कर देना है, जो भी आएगा उतना न्यूटन हमारा जो है ये फोर्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन करके कि इसका वैल्यू कितना आता है। देखो पहली बात तो इसमें जो सिंपल मल्टीप्लाई होने वाला है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको अलग अलग रखते हैं ताकि इसको काटने में भी सुविधा होगा, ये कैसे कट जाएगा। अच्छा इसी को हम काट लेंगे, चलो ठीक है। हम पहले ये 3 दूना 6 को एक साथ कर लेते हैं, 9 गुने 6 गुने, अब देखो ये तो 10 के पावर 9 जैसे है वैसा ही रह जाएगा, 10 के पावर 9 गुने, और 10 के पावर -7 और 10 के पावर -7, इसको अगर एक साथ रखोगे तो ये 10 के पावर -14 हो जाएगा। पट्टा, ऊपर वाला का कहानी खत्म। अब नीचे देख लो तो ये 30 सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो कुछ ऐसा वैल्यू आया। अब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि आप इसको जब लिखिएगा तो 30 गुने 10 के पावर -2, फिर एक बार लिखो 30 गुने 10 के पावर -2, 2 बार आप इसको लिखिएगा, ठीक ना। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर से अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान देना आप यहाँ पर, ये जो वैल्यू देगा ना इसको ऊपर वैसा ही रखो, 9 गुने 6, और ये दोनों को आप सॉल्व कर लो पहले। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो -14 है और इसका पावर +9 है, तो 9 और 14 को अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो एक माइनस में है, तो आपके पास यहाँ पर -5 बच जाएगा, ठीक ना। अच्छा नीचे में अगर आप देखो तो ये 3 तिया 9, इसको 9 कर लो, और 2 शून्य इस पर है तो 900 कर लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9 गुने 10 के पावर 2, 900 को ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू 10 के पावर -2, 10 के पावर -4 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, हम 9 से 9 को उड़ा देते हैं, ठीक ना। तो F इज इक्वल टू जो आएगा वो 6 इंटू, अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। हालांकि जब आप बोर्ड में सॉल्व करेंगे ना, अभी हम केवल सिंप्लीफाई जो कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि कई लोग जो है सिंपल इस टाइप के कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए हम जो है ना आपको ये सब चीज जो है सो तोड़ करके बता रहे हैं। लेकिन आप जितना तेजी में इन तमाम चीजों को जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं उतना तेजी में आप कर दो, और जितना स्टेप गायब कर सकते हो आप गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस टाइप माने ऐसे प्रश्न में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछता है, अगर सब्जेक्टिव पूछा तो आपको डिटेल में ऐसे ही बनाना पड़ता है। चलिए अब एक काम करो, 10 के पावर -4, 10 के पावर +2, ये बन जाएगा -2, दोनों को मिक्स कर दो तो कितना होगा -2, और -2 को अगर ऊपर ले जाओगे तो फिर क्या बनेगा, जैसे ही -2 को ऊपर ले जाओगे तो वो +2 बनेगा, और प्लस -5 पहले से पड़ा हुआ है, इसका मतलब ऊपर में चला जाएगा -3, इतना न्यूटन, और यही इसका जो आएगा वो आंसर कहलाएगा। ठीक है, जो हमारे पास अभी फाइनल वैल्यू आया है आप देख लीजिए, यही वैल्यू जो आएगा ये हमारा फाइनल वैल्यू कहलाएगा, जो भी आंसर आया वो हमारा फाइनल वैल्यू कहलाएगा। तो हमारे ख्याल से पहला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, आप देख लेना एनसीईआरटी में ही है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, हमारे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, ठीक ना। तो ये एक प्रश्न रहा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, अगला जो टाइप है उस प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। ये और सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला ये है कि यदि दो आवेशों के बीच का दूरी आधा कर दो तो बल का वैल्यू क्या होगा। माने सीधे तौर पे हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला था उस पर डायरेक्टली आप अगर देखो तो चार्ज 1 चार्ज 2 बट्टा आर का स्क्वायर, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है कूलम फोर्स फॉर्मूला।
इस क्वेश्चन में चार्ज का चर्चा कहीं नहीं किया है, सीधा बोला है कि आवेशों के बीच का दूरी को आधा कर दिया जाए। इसका मतलब चार्ज को कांस्टेंट रखा है, चार्ज को बदल नहीं रहा है, के कांस्टेंट है ही, ये तो बदलेगा नहीं, तो केवल बदलेगा कौन, आर। तो हम ऐसे भी अगर यहां पर देखें, या फिर अगर आप चाहो तो थोड़ा डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान ले। अब दूसरा इक्वेशन हम अगर लिखें, ये तो पहला इक्वेशन कब है, जो फॉर्मूला दिया है उसके आधार पे, तो हम मान लेते हैं पहला सिचुएशन में दो चार्ज जो था ना वो कुछ दूरी पर था, और उसको जो भी उसका कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन यही था। अगर नहीं हो तो इसको हम अलग कर लेते हैं यहां से, ये जो है इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। देखो पहली बात आप समझ लो, बोला यह है कि दो चार्ज है, और दो चार्ज मान लो कुछ दूरी पर था पहले से, आर दूरी पर, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स तो यही होगा। अब बोला यह है कि अगर इस दोनों के बीच का दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, अगर ये दोनों चार्जों के बीच का दूरी को आधा कर दिया जाए, तो जैसे ही आधा करोगे तो स्वाभाविक बात है कि आर का वैल्यू जब आधा करोगे तो फोर्स का वैल्यू भी बदल जाएगा। तो हमसे अगर एक्सप्लेन करके पूछे, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में तो आप जितना शॉर्ट में बना दो उतना ठीक है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करके बता रहे अगर 2 नंबर में रहे तो क्या करोगे आप, तब आपको ये चीजें लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, तब 2 नंबर देगा, अदरवाइज देगा नहीं। देखो हम क्या करेंगे, फिर यहां से दो चार्ज जो लेंगे तो दोनों चार्ज को वैसा ही जैसे है वैसा ही रख देंगे, 1 2 करके, ये 1 है और ये 2 है, और डिस्टेंस को r/2 करेंगे। अब इसके लिए कूलम का फोर्स फार्मूला लगाओगे ना, तो हमारा यहां पर इसको फोर्स 1 मान लेते हैं, इसको फोर्स 2 मान लेते हैं, माने दूसरा फोर्स दूसरा स्थिति में, और यहां से आप लिखोगे k q1 q2, केवल डिस्टेंस के जगह पे आप लिखोगे r/2, और इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला में है, ये स्क्वायर रखना पड़ेगा हमें। तो बताइए यहां से F2 बराबर, ये जो आएगा 2 दूना 4 नीचे, और 4 फिर ऊपर जाएगा, तो क्या 4 इंटू के Q1 Q2 बट्टा r², ये बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 2 से देखोगे तो जो फोर्स आएगा यानी सेकंड फोर्स, और वही हमसे पूछ रहा है कि बल कितना हो जाएगा, तो ये 4 जैसे वैसा ही रहेगा, और इतना का ही तो वैल्यू यहां पर आपको F1 दे रखा है, तो यहां पर आप इसको F1 कर दो, यानी कि पहले फोर्स के तुलना में दूरी को आधा कर देने के बाद फोर्स जो है वो 4 गुना हो गया, तो ये जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा शॉर्ट में आपको चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, हम तो ऑब्जेक्टिव दिए है अभी, ये डिटेल में इसलिए बताया कि अगर 2 नंबर में देता आप ऐसे बनाना तब जाके 2 नंबर देगा, शॉर्टकट जैसे तैसे मार दोगे तो आप उसको जो है आपको वो नंबर नहीं देगा, ठीक ना। तो हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव को भी सब्जेक्टिव को भी, दोनों को, और दोनों तरीका से आपसे जो है ना क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में दे तो सीधे तौर पर डायरेक्ट आप क्या करो, r/2 करो, आपके दिमाग में ये चीजें कैलकुलेशन होना चाहिए। r/2 का मतलब जब स्क्वायर करोगे तो कैलकुलेशन में 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो ये पूरा टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब ये 4 गुना हो गया, डायरेक्ट टिक मारो आंसर। लेकिन जब 2 नंबर में पूछे तो इस तरह से डिटेल में आप बनाना, तब जाकर के आपको 2 नंबर देगा, अन्यथा ये 2 नंबर आपको नहीं देगा। एक टाइप क्वेश्चन जो है आपसे जो पूछता है उसमें ये भी है, ऐसा टाइप भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। बात समझ में आया, ठीक ना। तो हम लोग और टाइप देख लेते हैं, एक आध दो टाइप और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपसे जो है एक ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लीजिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दो आवेशों के बीच F बल आरोपित होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो चार्ज है, फिर से वैसा ही सॉल्व, हालांकि है ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, लेकिन हम पूरा डिटेल में आपको बता रहे, दोनों आप कंसीडर करके चलो कि ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए बात चल रहा है, ठीक ना। हमसे बोला है कि दो चार्ज है, एक चार्ज का वैल्यू है Q1, एक चार्ज का वैल्यू है Q2, ये मानते हैं हम। हमसे बोला है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो F है, मान लेते हैं ये दूरी जो है वो R है, तब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो F है। F का तो फॉर्मूला भी होता है आपका Q1 Q2 और बट्टा R², यानी कि
दो आवेशों के बीच लगने वाला जो नेट फोर्स है वो फोर्स का वैल्यू तत्काल में, चूंकि आर डिस्टेंस पर जो रखा हुआ है उसके अनुसार से एफ है। ठीक है, इस बात को हम सिचुएशन एक यानी इक्वेशन एक मान लेते हैं, और ये पहला केस है, पहला सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक ना, अब हम लोग सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं। पहला स्टेप आपका यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है आपको ये करना है। अब इस प्रश्न के सेकेंड स्टेप में आते हैं, सेकेंड स्टेप। ठीक ना, अलग अलग स्टेप में आप इसको तोड़ दो, बनाना आसान हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आ जाओ। इसमें बोला है यदि प्रत्येक आवेश प्रत्येक आवेशों का मान प्रत्येक आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, दोगुना तथा दूरी आधा कर दिया जाए, तो बताइए बल क्या होगा। यानी कि जो चार्ज है, फिर से यहां पर हम डायरेक्ट जो है आपके सामने डायग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। डायग्राम में हम इस चीज को दर्शाएंगे। बोला है कि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, आवेश का मान दोगुना दोनों का, यानी कि पहले था अगर Q1 तो अब हो जाएगा 2Q1, और दूसरा था Q2 तो ये हो जाएगा 2Q2, क्योंकि इसमें बोला प्रत्येक आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और इसके बीच का जो दूरी है इसको आधा कर दिया जाए, यानी कि पहले R था तो अब R/2। अगर ऐसा कर दिया जाए तो इस सिचुएशन में बताइए इसका फोर्स क्या होगा। तो फोर्स का हम यहां पर मान लेते हैं, ये जो फोर्स है इसको F' मान लेते हैं। क्या होगा हमें निकालना है। ठीक ना, तो एक बात बताओ, यहां से या इसको आप जो है ना यहां से मान लेते हैं कि इसको 1 कर लेते हैं, ऐसे करके 1 कर लेते हैं, F1 नीचे 1 लगा लो। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो आप यहां से फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। जो चार्ज का वैल्यू है वो ये वाला रखना। ठीक ना, चार्ज का वैल्यू वहां वाला रखना। तो इसका Q1 के जगह पे आप लिखोगे 2Q1, दूसरा चार्ज के जगह पे लिखोगे 2Q2 और बट्टा, और डिस्टेंस में क्या लिखोगे आप, तो R के जगह पे आप लिखोगे R/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक ना, तो ये इसका वैल्यू आया। अच्छा, अब इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप गौर कीजिएगा F1 इज इक्वल टू, ये मान रखें F1, ठीक ना, क्योंकि हमको ये सेकंड सिचुएशन में वैल्यू चाहिए फोर्स का, हम इसको सिंबॉलिक तौर पे F1 मान लिए। अब देख, ये 2 दूना 4 और नीचे से भी 4 ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि R/2 जो है ना, R/2 जो आपको दिख रहा होता है बेसिकली स्क्वायर में है, तो ये R²/4 हो जाएगा। तो ये पलट जाएगा वैल्यू ऊपर, तो हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, तो पहले से 2 दूना 4 और 4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 के Q1 Q2 बट्टा R², ये हमारा इक्वेशन आया। और इस इक्वेशन को आप 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करके देखो। F1 बराबर 16 और गुने ये जो पूरा जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये वैल्यू तो F के बराबर है, तो इसके जगह पे हम F लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 16 गुने F आ जाएगा, यानी सीधे तौर पे बोल दो कि हमारा ये जो फोर्स है दोबारा जब हम लोग उसके चार्ज और डिस्टेंस को बदलते हैं तो उस समय जो फोर्स आता है वो पहले के फोर्स से 16 गुना हो जाता है। बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, 16F हो जाएगा, यानी इसके मल्टीपल में ये आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से टाइप हो सकता है, ऐसे टाइप के प्रश्न आपसे जो है वो पूछ सकते हैं, मैंने पूछा जा सकता है। बात समझे। तो एक तो आपका ये प्रश्न रहा, इसको आप देख लो, और कैसे हल करना है ये प्रक्रिया हमारे विचार से आपने सीखा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जहां जहां मिले, जैसे किताब अगर आप पढ़िएगा तो किताब में जब आपको मिले तो उसको आप जरूर एक एक करके जो है सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए एक और टाइप हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। देखो, तो पहले तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, कि आपको इसमें जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बनेगा तो कूलम के फोर्स फार्मूला से ही, लेकिन आप डायरेक्ट कूलम फोर्स फार्मूला से जो बनाते हैं अभी कि उस पर वैल्यू जो दिया हुआ है वो रखे और बस सॉल्व कर दिए, इसका जो भी आया सो आंसर हो गया। अभी उसी फार्मूला को बनाना, लेकिन उसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, का जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो हम लोग उस तरीका पर बात अभी करने वाले हैं। देखो,
इस प्रश्न में बोला ये है, इसको हमें सॉल्व करना है अभी। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला ये है कि टू चार्जेस Q एंड 4Q आर सेपरेटेड बाय X। दो चार्ज हैं, एक चार्ज का जो वैल्यू है, यहां पर हम नाम दे देते हैं A और B, पॉइंट का नाम देते हैं। एक चार्ज का वैल्यू जो है वो Q है, दूसरे चार्ज का वैल्यू जो है वो 4Q है। 4Q है यानी कि पहले चार्ज से 4 गुना है। और ये दोनों चार्ज जो है ना वो X दूरी से सेपरेट किया गया, अलग किया गया है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि हमारे पास एक और चार्ज है, थर्ड चार्ज। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज Q, कैपिटल Q, बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। माने एक तीसरा आवेश को कहां रखा जाए कि उस पर कोई बल आरोपित ना हो। समझे कि नहीं? तीसरा आवेश है हमारे पास Q, और ये Q आवेश को कहां रखा जाए कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए। माने कोई बल ना लगे, इसका मतलब क्या, नेट फोर्स इसके ऊपर में क्या होगा, जीरो होगा। देखो पहले आप ये तय कर लो कि हमें तीसरा चार्ज को इन दोनों के बीच में रखना है या बाहर कहीं पे रखना है। तो देखो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। अगर हम इन दोनों को इधर रखें, मान लो यहां पे रख दिए, तो ये वाला चार्ज इसको भगाएगा इधर, और ये वाला चार्ज भी इसको इधर ही भगाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों जो होगा मिल करके उसको रिपेल करेगा। तो ई नेट फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स अगर लगे तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता है। नेट फोर्स जीरो होने का संभावना कब होगा, जब एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो दूसरा को उसके अपोजिट लगना चाहिए, तब जाकर के संभावना बनता है कि यहां पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो साइड में अगर आप रखते हो, इस साइड भी रखते हो, तो नेट फोर्स जीरो होने से तो रहा, माने नेट फोर्स इधर जो है वो जीरो कभी नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक बात है तीसरा चार्ज को इसके बीच में ही रखना है। तो बोला है बीच में कहां रखे, तो कहां रखे माने कितना दूरी पर रखे। लेकिन ये बात इसमें स्पष्ट नहीं है कि क्यू चार्ज से आपको बताना है कितना दूरी पर रखें, या फिर हमारा ये वाला जो चार्ज है क्या बोलते हैं इसको, 4Q जो है उससे कितना दूरी पर रखें। हालांकि यहाँ पर एक चीज आप समझ लेना, हमारे ख्याल से ये जो दूरी है ना, ये दूरी जो है अगर x दे रखा है तो x के रूप में ही आपका आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक ना। अच्छा अगर ये दूरी फिक्स करके हमको दे देता कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो x के जगह पर 2 3 4 सेंटीमीटर जो भी आएगा आप वहां पर रख सकते हैं। ये बात समझ गए, ठीक ना। तो अभी हम तत्काल में चूंकि x में हमारा क्वेश्चन दे रखा है तो x मान करके ही हम इसको बना लेते हैं, फिर जो वैल्यू देगा उस वैल्यू के हिसाब से रख के आप उसको बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए तो पहली बात तो ये जो प्लस क्यू है उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, लेकिन किधर से रखना पड़ेगा ये बात स्पष्ट तौर पे बोला नहीं है। तो अगर आपसे कह दे कि मान लीजिए हमसे जो है हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए 4Q से, तो आप इधर से दूरी लेना, इधर से पूछे तो इधर से लेना। लेकिन हम तत्काल में क्या करते हैं, यहां पर तीसरा चार्ज Q को रख देते हैं और मान लेते हैं यहां से यहां का दूरी जो है वो y है, यानी कि तीसरा चार्ज को छोटे चार्ज Q से y दूरी पर रखते हैं तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो अगर ये दूरी आप निकाल लो तो ये तो अपने आप निकल जाएगा, टोटल में से इतना को घटा दो तो ये बच जाएगा, ठीक ना। तो कोई एगो निकाल लेते हैं, दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू होगा वो केवल घटाना रह जाएगा शेष, और कुछ बात रहेगा नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं छोटे चार्ज Q से y दूरी पर एक Q चार्ज रखे हैं जिसके ऊपर में नेट फोर्स जीरो लग जाएगा। यहां पर इसको रखोगे तो नेट फोर्स जीरो होगा। ये वाला चार्ज जो होगा ए पॉइंट पर जो चार्ज है ये इसको धक्का दे के इधर भगाएगा, बात समझे। इस पॉइंट का नाम कुछ डाल दो, सी डाल दो, यानी कि फोर्स जो लगेगा ए और सी के बीच में वो इस डायरेक्शन में होगा, और इधर से ये वाला इधर धक्का देगा, यानी कि फोर्स बिटवीन बी और सी जो होगा ये इसके अपोजिट होगा। और अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो ये दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक ना। तो पहले हमारा काम यह है कि एफ ए सी निकाले और एफ बी सी निकाले। तो वैसे भी फ्रॉम कुलम्स लॉ, फ्रॉम कुलम्स कुलम्स लॉ, कुलम का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर दो ना, डायरेक्ट लग जाएगा। तो कुलम का फोर्स फॉर्मूला क्या बोला है, कुलम का फोर्स फॉर्मूला बोला है एफ बराबर के Q1 Q2
बट्टा आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। तो एक बार हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए सी के लिए, एक बार बी सी के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ए सी के लिए, ए और सी के बीच। तो ये तो के रहेगा ही, देखो ए ये है और सी ये है, तो सी पर चार्ज है क्या क्यू, और ए पर चार्ज है स्मॉल क्यू। तो दो चार्ज है, दोनों चार्ज का वैल्यू यहाँ पे रख दो क्यू इंटू क्यू बट्टा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वाई, तो यहाँ पर आप वाई रख दो, और स्क्वायर चूंकि फॉर्मूला में होता है तो स्क्वायर डाल दो। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यही फोर्स फॉर्मूला लगाओ बीसी के लिए, इसका भी तो फोर्स हमें निकालना है। तो के Q1 Q2, तो बीसी देखो इन दोनों के बीच लगाना है, इन दोनों के बीच लाओगे तो बताओ इसका फोर्स कितना है 4Q, और सॉरी चार्ज एक है 4Q और एक है क्या चीज Q। तो हम इसका वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, एक का वैल्यू 4Q और दूसरा का वैल्यू कैपिटल Q, और बट्टा दूरी, इसका दूरी भी चाहिए। तो हमें जो है टोटल डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस y हम लोगों ने माना है, ये वाला डिस्टेंस क्या x माइनस वाई नहीं होगा, टोटल में से अगर इतना को घटा दो तो x माइनस वाई जो होगा यहाँ पर डिस्टेंस रखा जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और चूंकि सी पॉइंट पर जो Q चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स का जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक ना, क्योंकि यहां पर लिखेंगे एफ नेट ऑन पॉइंट सी इज 0। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, सी बिंदु पर कुल बल चूंकि 0 होगा। ठीक है, सी बिंदु पर कुल बल शून्य है। ठीक है, इस पर जो है चूंकि सी बिंदु पर कुल बल जो है वो क्या होगा, शून्य होगा, इसीलिए ये दोनों फोर्स का वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि अपोजिट काम कर रहा है तो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको बराबर करके सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए हम इसको बराबर करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का जो वैल्यू होगा वो एफ बी सी के बराबर होगा। हम यहां से क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का वैल्यू उठा करके रख देते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो देख लो एक बार थोड़ा सा इस चीज को, ए सी का वैल्यू ये है, बी सी का वैल्यू ये है, हम वैल्यू को पुट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला जो वैल्यू है वो है के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बट्टा वाई का स्क्वायर, और दूसरा जो वैल्यू है उसमें है के 4Q कैपिटल क्यू डिवाइड बाई, और इसके जगह पर डिस्टेंस था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और हमें ये y चाहिए, x दिया हुआ था। ठीक है, तो जो कटेगा उसको काट दो, k से k कट जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1 डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 4 बट्टा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम आरे तिरछे गुना कर देते हैं, ये इधर जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक ना, अब इसको जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर नहीं तोड़ना, नहीं तो और ज्यादा ये जो है लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको जो है x माइनस वाई को अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जो है इस पर रूट चढ़ा देंगे 4y का स्क्वायर। ठीक ना, तो ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा ना कि इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। देखो हमको y का वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना, तो x माइनस वाई बराबर, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 2y निकलेगा, क्योंकि रूट अंडर है और स्क्वायर रूट से अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो स्वाभाविक बात है 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का y ये बाहर हो गया। अब देखो y का वैल्यू इजी वे में आप निकाल सकते हो। ठीक ना, तो यहां से y का वैल्यू अगर निकालोगे तो देखो ये x तो हमारा दिया हुआ था, ये y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3y, तो y का वैल्यू जो आएगा वो x बट्टा 3, और चूंकि मीटर में रहे चाहे सेंटीमीटर में जो भी दिया रहे तो हम उसी यूनिट में इसका वैल्यू लाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आया है यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो आपके सामने हमने रखा है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो रेयर केस में पूछा जाता है बोर्ड में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये सब क्वेश्चन जो है
पूछा ही जाता है, हालांकि वहां भी ये लो लेवल का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह का बनाने का ये जो है प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत जो है आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहले आप ये क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक ना। उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन का प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट स्टेप में हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन है, और ये आप देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो। और इसी पैटर्न का क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्या, इसी क्वेश्चन में हम आपके लिए बदलाव करके छोड़ दे रहे हैं, और ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। अभी जो क्वेश्चन में हम बदलाव करके आपके सामने रखेंगे, उस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जो है वो कमेंट में नीचे आपको बताना है। एकदम सेम प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन जो होगा ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम बदलाव करके आपके सामने रख दे रहे हैं। चलो हम यहाँ पर जो है आपके सामने ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को रख दे रहे हैं। ये जो है 9Q कर देते हैं। 2 चार्जेस Q एंड 9Q आर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो अब हमसे बोला है कि बताइए तीसरा चार्ज को कहां रखे कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हमसे प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, और आपको जो है ना ये प्रश्न का जवाब देना है। ये 9 यहाँ हिंदी में भी कर दे रहे हैं, और ये 2 सेंटीमीटर दूरी कर दे रहे हैं। अभी आपको ये क्वेश्चन जो है, चूंकि आप अभी जस्ट सीखे हो, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो आंसर आपको कमेंट में लिख करके बताना है, ठीक ना। इसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो है आपसे सॉल्व होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि हमने आपको इसका प्रक्रिया सिखाया है अभी, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको नीचे जो है कमेंट में लिख करके बताना है। चलिए अब आ जाते हैं हम, आज जो है आपका जितना क्वेश्चन जो होता है, जितना टाइप का आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो तत्काल में हम उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने अभी रखे हैं। और भी क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ और टॉपिक पढ़ने के बाद। अभी चार्ज खत्म नहीं हुआ है, चार्ज में थोड़ा और कुछ बातें हमें अभी करना बाकी है। देखिए तो क्या बात करना है अभी हमें, आज हम आपसे बात करेंगे, एक छोटा सा मुद्दा है जिस पर, इसको हम लोग वहां जो हेडिंग बनाए हैं, यह है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ का कुछ सीमाएं हैं। कूलम्स लॉ आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो, या अप्लाई कर सकते हो तो कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ बदलाव करके। बात समझे कि नहीं, डायरेक्टली प्रयोग में नहीं लाया जाता, कुछ बदलाव करके प्रयोग में लाया जाता है। बात समझे कि नहीं। तो क्या क्या लिमिटेशन है, कहां कहां पर ये बदलाव करने की जरूरत पड़ता है, तो एक आध दो बदलाव तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन हम अभी जो चर्चा करेंगे इसमें तमाम तरह के जो लिमिटेशंस है उसका चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। पहला इसका लिमिटेशन है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्टैटिक चार्ज, भी आप चाहो तो इसमें ऐड कर लो। माने कूलम का जो नियम है ना, केवल और केवल जो है वो बिंदु आवेश के लिए डायरेक्ट वैलिड है। जैसे मान लो एक चार्ज Q1 यहाँ पे लिखे, एक चार्ज Q2 यहाँ पे लिखे, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको आप इजी वे में कूलम का फोर्स फार्मूला से निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ऐसा मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर में चार्ज फैला हुआ है इस तरह से, मान लो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और एक यहां पर गोला है, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो इसको तो हम पॉइंट मान सकते हैं। इन दोनों के बीच का अगर दूरी देख लो तो दूरी भी है, लेकिन यहां पर आप कूलम्स लॉ का कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर ये वाला डिस्टेंस लेकर के अप्लाई करोगे तो इतना दूरी का ही जो चार्ज होगा उसी के ऊपर लगेगा फोर्स। अच्छा पूरा अगर आप ले लेते हो तो सबके लिए जो है डिस्टेंस आप एक ही ले लोगे, जबकि ये वाला चार्ज इसके नजदीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो फोर्स का वैल्यू चेंज होते जाएगा डिस्टेंस की वजह से। तो डायरेक्ट अगर कूलम्स लॉ लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, यहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा करके इसको सॉल्व किया जाता है। इसीलिए इसका पहला लिमिटेशन में आपको जो है कहा गया है कि कूलम का नियम वैलिड है, लेकिन केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए वैलिड है। बात समझे, डायरेक्ट की बात करें वैलिड है, जो अभी हम एग्जांपल दिए इसके ऊपर भी वैलिड होगा, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं। तो पहला तो आपका ये रहा, पहला जो है वो ये पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट कि कूलम का नियम जो होता है वो उसी केस में वैलिड होता है जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम हो। अगर आप देखे होंगे फॉर्मूला, तो कूलम का फोर्स फॉर्मूला था K Q1 Q2 और बट्टा आर स्क्वायर। माने कहने का मतलब ये होता है कि फोर्स जो है ना वो इनवर्स स्क्वायर है, माने इनवर्स में है, और आर यानी डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये जो आप देख रहे हो इस मैथमेटिकल कंडीशन को लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो इस नियम का पालन करे तभी कूलम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। वैसे तो ये फार्मूला में ही है, तो स्वाभाविक बात है कि इस नियम का तो ये पालन कर ही रहा है, तो कूलम्स लॉ जो है इसी केस में वैलिड होगा। तो एक तो ये पॉइंट जो है आ गया आपका, 2 पॉइंट आ गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि इट इज अप्लीकेबल फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज। ये जो है ना बड़ा और छोटा दोनों रेंज के लिए वैलिड है, लेकिन फेल कर सकता है आफ्टर 10 टू द पावर -15, 10 के पावर -15 मीटर के बाद, 10 के पावर -15 मीटर के बाद ये फेल कर जाता है। कैसे? देखो, आप पढ़े होंगे कि जितना भी एटम है उस एटम के पास अपना न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक में क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन भी होगा साथ में, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अगर एक जगह पे प्रोटॉन होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन की वजह से ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। रिपल्सन फोर्स की वजह से दो चार्ज भाग जाएंगे, यानी इनको भागना चाहिए नियम के अनुसार से। तो उस हिसाब से न्यूक्लियस का सारा प्रोटॉन तो बाहर की ओर भाग जाएगा। तो न्यूक्लियस का जब प्रोटॉन बाहर भाग जाएगा, न्यूक्लियस बर्बाद होने लगेगा। बात समझे कि नहीं? तो जब आप इसको बाहर कर दोगे ना, सबको रिपल्सन की वजह से अगर बाहर कर दोगे, तो न्यूक्लियस बर्बाद हो जाएगा, तो परमाणु बर्बाद हो जाएगा, और परमाणु बर्बाद हो गया तो समझ ही सकते हो कि पूरा पदार्थ बर्बाद हो जाएगा। और पदार्थ बर्बाद हुआ, हमारा पूरा ब्रह्मांड ही बना हुआ है इसी सब से। तो स्वाभाविक बात है ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि चूंकि न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, करीब करीब 10 के पावर -15 मीटर के आसपास होता है, तो इसीलिए इस दूरी पर या इससे और छोटा दूरी ले लो, उस दूरी पर कूलम का फोर्स फार्मूला लागू नहीं होता है। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा नहीं, यहां पर एक अलग टाइप का एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। बात समझे? और न्यूक्लियर फोर्स उसमें जो लगेगा वो अट्रैक्शन वाला लगेगा, आकर्षण नेचर वाला लगेगा। चार्ज का जो फोर्स होगा वो फोर्स कंप्लीटली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन माने वो जो है न्यूक्लियर फोर्स का सामना नहीं कर पाता है। बात समझे कि नहीं? तो यहां पर कूलम फोर्स फार्मूला को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। इसीलिए हम आपको ये बात बताए हैं कि अगर इतना दूरी पर या इससे कम दूरी पर रहे तो उस पर कूलम का फोर्स फार्मूला लागू नहीं होगा। बड़ा से बड़ा दूरी, छोटा से छोटा दूरी पर भी लागू होगा, लेकिन इसके बाद नहीं लागू होगा। ठीक ना? यानी इससे और छोटा जाओगे तो उस पर लागू नहीं होगा। तो ये एक लिमिटेशन है, कूलम का फोर्स जो फॉर्मूला पढ़े हो उसका ये लिमिटेशन है एक। और दूसरा बात यह है कि कूलम का फोर्स फार्मूला जो आप पढ़े हो ये मैथमेटिकली अलग से जो है वो डिराइव नहीं किया जाता है, यानी कि आप इसको जो है अलग से कोई मैथमेटिक्स विकसित नहीं कर सकते हो इसमें। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको प्रयोग द्वारा ही मैथमेटिक्स में तब्दील किया जा सकता है। तो इसीलिए ये भी एक इसका लिमिटेशन ही हो गया, ये एक प्रायोगिक घटना है। बात समझे कि नहीं? तो प्रायोगिक घटना जो है ये कूलम के नियम के लिमिटेशन के अंतर्गत ही आ गया। और एक लिमिटेशन जिसका चर्चा हम पहले भी कर रखे हैं वो ये है, हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर मान लीजिए दो चार्ज है और दो चार्ज एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, मान लो ये Q2 है और ये दोनों चार्ज कुछ दूरी से अलग किया गया है मान लेते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि इसके ऊपर में फोर्स लगेगा। लेकिन इसके बीच में अगर एक हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, जैसा कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, परावैद्युत माध्यम क्या होता है, उसका कुछ कांस्टेंट भी होता है। तो हम अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर यहाँ पर डाल दें, मान ले ये कांस्टेंट इसका K है, इसको अगर डाल दें तो क्या फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले रहता था एयर मीडियम के लिए? एयर मीडियम के लिए अगर आपको याद हो
तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा था के, या इसी में आप जो है पहले तो इसको डिटेल में लिख लो, 1/4πε0, ये एयर मीडियम के लिए था। Q1 होता है, Q2 होता है और बट्टा R² होता है। लेकिन अगर कोई मीडियम हो तो फोर्स का फॉर्मूला ये नहीं होता है। अगर मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला हम आपको बतावे तो मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 के जगह पर ε m आपको लिखना पड़ता है, ठीक ना। और ε m जब लिखोगे तो ये चार्ज तो आपका जैसे है वैसा ही रह जाएगा। यहां पर ε m का वैल्यू हम आपको बता रखे हैं, क्योंकि ε m का जो वैल्यू होता है वो क्या बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो ये था रिलेटिव एप्सिलॉन, यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये जो है रिलेटिव फॉर्म में जो वैल्यू आया था, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले थे, परावैद्युत नियतांक बोले थे, ठीक ना, या रिलेटिव परमिटिविटी, समझे, माने आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले थे, वो आप रख दो। और इनटू ε0 यानी कि एयर मीडियम के लिए जो उसका परावैद्युता आया था वो आप रख दो, ठीक है, विद्युतशीलता जो आया था वो आप रख दो इसको। अब ये वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखोगे तो मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा ना, मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 बट्टा R² ऐसा आएगा। एक्स्ट्रा ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसके जगह पे आप के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बोले भी हैं पिछले क्लास में, इसके जगह पर के टर्म का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप वहां पे कर सकते हैं। और इस टर्म का नाम क्या होता है, परावैद्युत नियतांक, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युत नियतांक। तो अगर आप गौर करेंगे तो हमारा ये जो मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला आया है, एयर मीडियम का जो फोर्स का फॉर्मूला आया है उसको केवल और केवल एप्सिलॉन r से डिवाइड किया गया है। अगर नहीं हो तो इसको जो है के कर लो, इसको हम के कर ही लेते हैं, ठीक ना, यहां पर जो है हम के कर सकते हैं, ठीक ना, इसको हम के कर लेते हैं, ये के कर लेते हैं, यहां पर भी ये के हो जाएगा। अगर आप देखो तो एयर मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला आया है उसको के से डिवाइड करना पड़ा है, ठीक ना। तो ये भी तो कूलम के नियम का एक लिमिटेशन हो गया कि हवा में जो फोर्स लगता है, किसी माध्यम में जो फोर्स लगेगा वो दोनों एक जैसा नहीं होगा। यानी माध्यम में जो फोर्स लगेगा वो हवा में जो फोर्स लगेगा, एयर मीडियम में जो फोर्स लगेगा, उस मीडियम में लगने वाले फोर्स को जब आप उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक से भागा देते हैं तो जो वैल्यू आएगा उसके बराबर होगा माध्यम में फोर्स। यानी कि फोर्स का वैल्यू पहले के तुलना में परावैद्युत नियतांक से घट जाता है, इतना से डिवाइड करके उसको घटा दिया जाता है। और वही बात हमने इसमें लिखा है, दो आवेशों के बीच के स्थान को जब परावैद्युत माध्यम से भर देते हैं तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल परावैद्युत नियतांक भागा से घट जाता है, यही बात लिखे। ये तो लिमिटेशन है ही। तो पहले अगर फोर्स मान लीजिए कुछ लग रहा था, जैसे अगर आपके सामने हम एक एग्जांपल दे, मान लो हमारे पास जो है ना दो चार्ज है, हम डायरेक्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको। मान लो हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक जो है वो Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का दूरी जो है वो R है। ये पहला सिचुएशन है, ठीक ना, एक एग्जांपल में दे रहे हैं हम इसको, जो है यहां से एग्जांपल के तौर पर, या ये बोल दो कि चलो ठीक है एग्जांपल ही लिख लेते हैं Q1, ठीक ना, ये है। तो अगर हम आपको ये बोले कि ये हमारा जो है स्टेप फर्स्ट है, पहला स्टेप जो है इसके अनुसार से हमें ये बोला है, ठीक ना। सेकेंड स्टेप में हमको आपसे माने हमें जानकारी जो देगा वो ये देगा कि अगर मान लीजिए यही जो हमारे पास चार्ज है, इन चार्ज के बीच में एक मीडियम डाल दिए और इस मीडियम का जो वैल्यू है ना वो वैल्यू कुछ है, लेट अस सपोज कि वो वैल्यू जो है वो 4 है, और ये चार्ज जो है Q1 Q2 जैसे है वैसा ही है और डिस्टेंस जैसा है वैसा ही है, मान लेते हैं। तो अब अगर फोर्स का फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो अब जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0। मीडियम में अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 1/4πε0, सॉरी ε0 नहीं ε m बोल दो, और ये जो आपका आएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, इसका वैल्यू अगर आप रखोगे तो स्वाभाविक बात है कि यहां से आपका आ जाएगा 1/4πε0 और ये K साथ में कांस्टेंट Q1 इंटू Q2 बट्टा R²।
अच्छा, एयर मीडियम के लिए अगर बात करोगे तो एयर मीडियम में तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर होगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो एयर मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा उसका के टाइम्स हो जाएगा, माने के से भागा हो जाएगा। तो के का वैल्यू आपको केवल यहाँ पे उठा के रख देना है। एयर मीडियम में अगर फोर्स एफ था तो उसको 4 से भागा दे दो, यानी कि 4 से भागा दोगे उतना से वो क्या होगा, घट जाएगा। तो जो के का वैल्यू होगा उठा के यहाँ पे रख दो। अगर मान लेते हैं कि एयर मीडियम में फोर्स का वैल्यू हमें बोल रखा है कि इसका वैल्यू 16 न्यूटन था, तो अब बताइए मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ये 16 और बट्टा में 4 से भागा दोगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 न्यूटन बच गया। तो फोर्स का वैल्यू एक्चुअली में डिक्रीज किया। तो ये कहानी है अगर मीडियम को चेंज करते हो तो उसका, ठीक ना। तो पहले बात तो आप ये बात समझ लो पूरा अच्छा से। और के का वैल्यू अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, पिछले क्लास में हमने बताया है आपको। तो ये कूलम के नियम का सीमा है। आप पहले ये पूरा चीज जो लिखा है इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप नोट्स में शामिल जरूर करना। और आज जो बात बताए हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट में लिख देना। लिख दोगे तो अच्छा ये होगा कि अगला क्लास में हम इसको रिपीट कर देंगे। देखो, जब भी आप कमेंट में आज के क्लास के बारे में लिखोगे तो अगला क्लास में उसको हम मेंशन कर लेंगे। लेकिन जब आप नहीं लिखोगे ना तो होगा एक्चुअली ये कि जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उस चीज को पीछे में डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप रेगुलर, चूंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं और आप इसको बढ़िया से तैयार भी कर रहे होंगे, आपको जो समस्या होगा उस समस्या को आप कोट कर दो, नीचे लिख दो, हम उसको जो है अगले क्लास में हर हाल में मेंशन कर देंगे। आज आपके सामने क्वेश्चन भी रखे हैं, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख करके आप उसको भी कमेंट में जो है आप लिख सकते हो। तो आज का जो वीडियो है इसी यहीं पर हम रोक रहे हैं और अब जो है अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। और अगले क्लास में जो हम बात करेंगे वो होगा सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, आवेशों का अध्यारोपण। यानी कि एक बार में मल्टीपल आवेश, कई आवेश मिलकर के एक आवेश पर बल लगाएंगे तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। तो पहले आप इसको जो है नोट कर लो, ये जो है इसको नोट कर लो, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।